हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 4 और इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है सरल समीकरण। तो देखिए, इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है वो तो आप सभी को पता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि हम चैप्टर में करने वाले हैं। तो बस देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा खास हैं। चलिए, सबसे पहले कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, चर और अचर, यही इसके अंदर मेन जड़ है। अगर यह समझ जाओगे कि चर और अचर क्या होता है तो आप लोग इक्वेशंस बनाना सीख जाओगे, आप लोग समीकरण बनाना सीख जाओगे, उसके बाद आप उनको हल भी बहुत अच्छे से कर लोगे। सेकंड है समीकरण क्या होता है। समीकरण चर और अचर के साथ ही हम लोग बनाते हैं। उसके बाद चर को पृथक कैसे करते हैं, कथनों के समीकरणों के मतलब कथनों को समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, फिर समीकरण को कथन में कैसे लिखते हैं, और उसके बाद फिर हमारा मतलब समीकरण है उनको हल कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर, हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो चैप्टर की जड़ है। हमने सारे यहां निकाल के रख दिए रूट्स, बस आपको क्या करना है, इनको पकड़ना है और अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर चर और अचर की। देखिए, जो चर और अचर है, जो चर होता है ना, वो क्या होता है। चर एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान बदलता रहता है। बदलता रहता है मतलब यह है कि जैसे मैंने माना x चर है ना, x चर है। अब x का मान बदलता कैसे है भाई, मैंने x की जगह पर 1 भी रख सकता हूं, x की जगह पर 2 भी रख सकता हूं, x की जगह 3 रख सकता हूं। मतलब जो चर है ना, जिसका मान सदैव स्थिर रहता है। किसका? ये अचर, ये चर का क्या होता है, वह संख्या जिसका मान सदैव बदलता रहता है। ठीक है ना, वो अचर की बात कर रहा था मैं। तो यहां पर क्या है, जो चर है उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, बदलता रहता है। मतलब x, y, z, a, b, c, यहां पर सबका मान जो है ना, मैं कुछ भी रख सकता हूं तो ये बदल देगा। लेकिन अगर मैं वहीं अचर की बात करता हूं, अचर मतलब क्या होती है, हमारी संख्याएं 1 2 3 4 5। अब ये संख्याएं, संख्या तो संख्या ही रहेगी भाई। अब जैसे मान के चलिए 1 है तो मैं 1 को 1 ही रखूंगा, 2 को 2 ही रखूंगा, तो इनको क्या कहते हैं, स्थिर रहना। तो इसलिए यहां पर जो अचर है ना, उसका मान सदैव स्थिर रहता है और ये कभी बदलता नहीं है। तो चर और अचर समझ में आया। चर क्या होते हैं, चर हमारे वेरिएबल्स होते हैं। x, y, z ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब हमारे चर होते हैं। ये लिखा हुआ है उदाहरण। और जो अचर होते हैं वो सब यहां लिखे हुए अचर, जो हमारी संख्याएं होती है, जो हमारी मतलब गिनती जो गिनते हैं ना, वो संख्याएं, वो सारी क्या होती है, अचर होती है। तो अचर और चर से मिलकर ही हमारा समीकरण बनता है, ध्यान रखिएगा। तो चर और अचर बहुत अच्छे से समझ में आ गए। चर को हम लोग क्या कहते हैं, अचर को हम लोग क्या कहते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर बता देता हूं, चर वो संख्याएं होती है जिनका मान बदलता रहता है, और अचर वो होती है जिनका मान सदैव स्थिर होता है। चर वो होते हैं जो हमारे x, y, z ये सब होते हैं। जो अचर होते हैं वो हमारी संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या होती है, हमारी संख्याएं होती है। तो दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लो, चर और अचर क्या होता है। बस उसके बाद कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, इसका बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आगे अब इनसे ही पाला पड़ना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करते हैं हम समीकरण की। समीकरण क्या होता है, दो राशियों के मध्य समानता दिखाने वाले कथन को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले समीकरण को मतलब समीकरण को मतलब दो राशियों के मध्य समानता दिखाने वाले कथन को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब ये समानता कैसे दिखाता है, हम अभी थोड़ी देर बाद इसको पढ़ने वाले हैं। इसकी एक डेफिनेशन और देती है कि प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया गणितीय कथन जो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है। प्रतीक मतलब चिन्हों की सहायता से, चिन्हों की सहायता से अगर आप लोग इसको पहचानोगे तो ये जो कथन है वो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अब ये कैसे होता है, चलिए हम बात करते हैं, इससे समझते हैं। यहां क्या दिया हुआ है, समीकरण है, यहां पे दिया हुआ है, ये अचर है, ये चर है, और ये समता का निशान है। ये क्या है, ये समता का निशान है यहां पर। अब क्या है, यहां पर ये हमारा चर अचर से एक समीकरण मिला। अब देखिए यहां पर एक समीकरण दिया था 2x + 8 = 10। अब जो डेफिनेशन कह रही है ना समीकरण की, वो क्या है, देखिए अब यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 8 को वहां भेज दूंगा,
तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 8। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 बचा, तो x बराबर हो गया 2/2, तो यहां पर 1 हो गया। x का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब अगर यहां पर x का मान मैं वापस से अपने यहां पे समीकरण में रखता हूं तो 2 गुणा 1 प्लस 8 बराबर 10, तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 8 बराबर 10, तो यहां पर हो जाएगा 10 बराबर 10। तो यहां पर क्या हो गया समीकरण बराबर हो गया। ये मतलब तुलने के हिसाब से ये है कि हमारा ये LHS है, ये LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। ठीक है ना, मतलब यहां पर दोनों समीकरण बैलेंस हो गया। बैलेंस का मतलब तुल्य हो गया, मतलब बराबर हो गया। मतलब ये समीकरण क्या कहता है, जो समीकरण की हमने परिभाषा पढ़ी थी ना, एक बार फिर से देखो, समीकरण की परिभाषा पढ़ी थी ना कि दो राशियों के मध्य समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। तो दो राशि हमारी कौन कौन सी है, एक ये राशि और ये राशि, इन दोनों के मध्य समानता दिखाने वाले कथन को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और अगला क्या बोला था, अगला बोला था कि प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया गणितीय कथन। प्रतीक मतलब क्या, प्रतीक मतलब जैसे ये प्लस का चिन्ह प्रतीक है, माइनस का चिन्ह ये प्रतीक है, गुणा का चिन्ह क्या ये प्रतीक है, तो उसकी सहायता से हमने व्यक्त किया अपने समीकरण। गणितीय कथन जो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है, वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है, वो क्या कहलाता है, आपका समीकरण कहलाता है। देखो तुल्य बता दिया, दोनों समीकरण बराबर हो गए, तो यहां पर हम लोगों ने उसको समझाया कि समीकरण क्या होता है। आया समझ में समीकरण, समीकरण का मतलब यह होता है कि हम जो भी समीकरण यहां बनाते हैं, यहां पर समीकरण में बराबर का निशान अगर नहीं होगा तो वो समीकरण नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर यहां पर बराबर का निशान नहीं होगा तो वो समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इतनी चीज तो आपकी व्यंजक कहलाती है, बस इतनी चीज आपकी व्यंजक कहलाती है। अगर मैंने यहां पर बराबर का निशान लगा दिया, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी समीकरण होगा। ध्यान रखना, बराबर का निशान लग गया मतलब समीकरण बन गया। अब उसके बाद यहां पर दोनों समीकरण को मेरे को तुल्य बताना, मतलब दोनों को बराबर बताना। तो हम लोग जब वापस से उसका मान रखते हैं तो वो चीज दोबारा से बनना चाहिए। एक एग्जाम्पल और बताता हूं यहां पर मैं, जैसे मैंने ले लिया 5x प्लस 3 बराबर 33, चलो 33 ले लिया, ठीक है ना। अब मैं जब यहां पे 3 को भेज दूंगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 33 माइनस 3, तो 5x बराबर हो जाएगा 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/5, तो ये हो जाएगा 5 छका 30। x का मान कितना आ गया 6। अब मैं वापस से x का मान यहां पे रखता हूं, तो देखिए 5 गुणा 6, देखिए मैंने बोला था ना चर का मान बदलता रहता है। अब देखिए x का मान में 6 रख दूंगा तो बदल गया ना, पर अचर अपनी जगह से नहीं बदले, तो यहां पर चर और अचर यही होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 6 प्लस 3 बराबर 33, तो हो जाएगा 6 पंजे 30 प्लस 3, तो ये 33 और ये 33, तो ये भी 33 ये भी 33 हो गया ना बराबर। तो यहां पर बराबर हो गया, तो यहां पर हमारा जो तुला है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो समीकरण का मतलब ये हो गया कि बराबर का निशान लग गया, मतलब समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गई। आई समझ में, ये सरल समीकरण है जिसको हम लोगों ने यहां पर डिफाइन किया है। और आपको जो तराजू जो बताया इसका मतलब ये है कि दोनों समीकरण क्या हो गए, बराबर हो गए। ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, समीकरण बराबर हो गए। LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष या दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यहां पर ये बताता है। इसलिए यहां पर हम लोगों ने समीकरण की डेफिनेशन भी बताई और समीकरण को एक्सप्लेन करना भी बताया कि वो एक्सप्लेन कैसे होता है। आया समझ में। चलिए अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने जब चैप्टर करेंगे तो उसके अंदर हम लोग यहां पे करेंगे। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर चर को पृथक करना। चर को पृथक करना मतलब चर को अलग करना। अलग कैसे करते हैं, जैसे मान के चलिए आपको यहां पर दिया था x प्लस 6 बराबर 2, तो यहां पर चर के साथ अचर क्या था, प्लस में था। पृथक करना मतलब अब जब मैं इसको इधर भेज दूंगा, यहां पे अचर को अचर के पास भेज दूंगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 - 6। देखिए ये पृथक हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, चर अलग हो गया अचर अलग हो गया। तो यहां पर ये पृथक करने का रूल होता है कि आप इसको अलग कर दो, अब फिर उसके बाद मान निकाल लो, तो x बराबर क्या होता है -4। ये आ गया। यहां पर मैं एक रूल और बता देता हूं, यहां पर एक और रूल बता देता हूं, चिन्हों का रूल या चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम, अब ये चिन्हों का नियम क्या होता है आप उसको भी देखो। चिन्हों के नियम ये होते हैं
कि अगर कोई संख्या प्लस की होती है ना, मतलब संख्याओं के साथ चिन्हों में बदलाव, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, या संख्याओं के साथ चिन्हों में परिवर्तन, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो। जैसे यहां पर कोई संख्या यहां पे प्लस के साथ है, अगर मैं उसको बराबर के उधर ले जाऊं तो यहां पे वो माइनस हो जाती है। ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर कोई संख्या प्लस की होती है, बराबर के उधर जाके काय की हो गई, माइनस की। अगर कोई संख्या माइनस की है तो बराबर के उधर जाके काय की हो गई, प्लस की हो गई। अगर कोई संख्या भाग में होती है तो बराबर के उस साइड जाके गुणा में हो जाती है, और अगर कोई संख्या गुणा में होती है तो बराबर के उस साइड जाके माइनस की हो जाती है। ये रूल होते हैं प्लस माइनस के। एक रूल और होते हैं, क्या होते हैं वो भी देख लो। एक रूल और होते हैं, अगर मैं प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करता हूं तो प्लस आता है। ध्यान रखना, प्लस का गुणा प्लस के साथ, किसी संख्या के साथ। अभी तो मैं रुको, ये तो मैंने बताया है, मैं इनको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं माइनस का गुणा माइनस के साथ करता हूं तो प्लस आता है, ठीक है। माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ करता हूं तो माइनस आता है, और प्लस का गुणा अगर माइनस के साथ करता हूं तो माइनस आता है, ठीक है ना। डिपेंड ऑन सिचुएशन कि संख्या प्लस की बड़ी है कि माइनस की बड़ी है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर से समझाता हूं। पहले आप ये नियम देख लो, ये हमारे सिंपल नियम है। अगर कोई संख्या प्लस की होती है बराबर की उस साइड जाके माइनस की होती है बराबर के उस साइड जाके प्लस की, भाग की होती है तो उधर जाके गुणा की है तो उधर जाके माइनस की। उसके बाद यहां पर जो संख्या होती है हमारी, अगर मैं प्लस के साथ प्लस को जोड़ता हूं तो प्लस आता है, माइनस के साथ माइनस का गुणा करता हूं, प्लस के साथ प्लस का गुणा करता हूं तो प्लस आएगा, माइनस के साथ माइनस का गुणा करूंगा तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा जब प्लस के साथ करूंगा तो माइनस आएगा, और प्लस का गुणा जब माइनस के साथ करूंगा तो माइनस आएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलो मैं 5 में से -2 करता हूं, 5 में से -2 करता हूं तो जाहिर सी बात है कि 5 में से 2 को माइनस कर दिया तो यहां पर क्या आ गया, 3 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहां पे प्लस का 5 जो था ना वो बड़ा था। पर अब कंडीशन अगर मैं दूसरी करूं, कैसे? अगर मैं यहां पे -5 और +2 कर दूं, -5 और +2 कर दूं तो पता है क्या आएगा? अगर मैं यहां पे -5 और +2 कर देता हूं ना तो यहां पर आंसर मेरा -3 आएगा। अब सर ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे 5 माइनस का बड़ा है, तो जिस संख्या के साथ माइनस लगा होता है तो वो संख्या देखना है कि वो संख्या बड़ी है कि छोटी है। अगर वो संख्या बड़ी है माइनस के साथ तो आंसर माइनस के साथ आएगा। बिल्कुल अपने दिमाग पे बिठा लो। अगर ये -10 है और ये -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। लेकिन यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या माइनस की 10 है, वो बड़ा है, माइनस का 15 आ गया। यहां पर आया समझ में? तो ये तो प्लस माइनस वाला रूल हो गया। मैं मल्टीप्लाई का और बताता हूं। अगर यहां पे -5 का गुणा -5 के साथ करोगे तो यहां पे 25 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, बस। यहां पे बड़ी छोटी का ध्यान नहीं रखते, मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी छोटी का ध्यान नहीं रखते, बस जो चिन्ह कहते हैं उस पे ध्यान रखते हैं। अगर -5 का मैं 3 के साथ गुणा करूंगा तो 5 दिया 15। ये मत समझना कि माइनस का 5 बड़ा था, नहीं। यहां पर माइनस प्लस का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस ही आता है, ध्यान रखना। अगर मैं -3 का 5 के साथ गुणा करूंगा तब भी माइनस का 15 आएगा। उसके बाद अगर मैं 3 और 5 का गुणा करूंगा तो प्लस का 15 आ जाएगा। तो यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं चिन्हों का, तब केवल डिपेंड करता है कि वो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस 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 हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस हो रहा है। लेकिन जब हम उनको यहां से इस तरह से जोड़ते घटाते हैं तब ध्यान रखते हैं कि बड़ा संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसा कि अभी हमने इसमें किया था, -4 क्यों आया? क्योंकि यहां पे -6 बड़ा था, इसलिए -4 आया। यहां पर
यहां पर तो 6 आ गया क्योंकि प्लस का था। तो यहां पर जो है समीकरण, इसमें समीकरणों में सबसे ज्यादा आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि मैंने आपको ये बताया है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में इसको लिया था, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाना, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो आप अपने अंदर की एक्सरसाइजेस को क्या कर दोगे, सब खत्म कर दोगे, ध्यान नहीं रखोगे। ठीक है, तो यहां हो गया चर को पृथक करना। कैसे किया चर को पृथक करना, आगे के टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं क्या सीखते हैं आगे के टॉपिक में। कथनों को समीकरण के रूप में लिखना। अब कथनों को समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए x के तिगुने में, x को तिगुने और 11 का योग, तो x का तिगुना, गुना मतलब क्या करना, गुना करना। कोई भी अगर समीकरण में गुना करने की बात आ जाए तो उसमें उसका गुणा कर देना। तो x का तिगुना, देखो x का तिगुना, x में 3 का गुणा कर दिया। ध्यान रखना कभी भी चर के साथ अचर लिखोगे तो अचर हमेशा आगे आता है, ना कि यहां पर, ना कि यहां पर। ठीक है, ऐसा लिख दोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। हमेशा चर जो रहता है ना, अचर जो होता है वो आगे होता है, चर अचर होता है वो आगे होता है, चर पीछे होता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा कि x का गुना और 11 का योग, और 11 का योग किसके बराबर होता है, 32 के। देखो ये लिख के दिखाया है, आया समझ में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद यहां पर हम उसके समीकरण बनाएंगे। संख्या x और 4 का योग, संख्या x और 4 का योग 9 होता है, ये रहा। आया समझ में, मतलब कथन से मैंने क्या करा, समीकरण बनाया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि जब हम लोग आगे की क्लासेस पढ़ेंगे ना तो ये बहुत जरूरी होगा। और आपके इनको मतलब आपको यही देखकर, कथन से ही आपको समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर सॉल्व करके मार्क्स लाना पड़ेंगे। तो यहां पर आप उस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इनको करना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या लिया है अपने इंट्रोडक्शन में। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या नेक्स्ट टॉपिक आता है समीकरण, मतलब जो है समीकरण को सामान्य कथन के रूप में लिखना। अब समीकरण को सामान्य कथन के रूप में लिखना भी कितना इजी है। मैंने क्या बताया कि अगर गुणा में होता है, गुणा में होता है तो हमको गुना बताना है। तो यहां पर 5 क्या है, वो 5 p के साथ गुणा में, तो किसी संख्या का 5 गुना, किसी संख्या का 5 गुने में 2 को जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। तो देखो किसी संख्या के 5 गुने में 2 को जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है, यही करना था ना। तो बस यही हमें अपने क्वेश्चन में भी सॉल्व करना था, तो बस यही हमें कथन में लिखना था। अगला क्या दिया है, p 2 है, p के नीचे 2 है प्लस 2 है, तो किसी संख्या के आधे में 2 को जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या के आधे में 2 को जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है। तो यहां पर हमें ये जो समीकरण है वो कैसे बनाया है, हमें समीकरण को कथन में चेंज करना है। ऐसे बहुत सारे समीकरण दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेता हूं, जैसे यहां पर लिखा है 2y - 3 = 5, तो ये कैसे लिखेंगे, किसी संख्या के दोगुने में, किसी संख्या के दोगुने में 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ये रहा, किसी संख्या के दुगने में 3 को घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो यहां पर लिखने का तरीका बिल्कुल वो सही है, किसी संख्या के दुगने में, किसी संख्या के मतलब कोई भी अगर गुना में रहेगा, या 5 गुने में या 6 गुने में या दुगुने में या तिगुने में, तो वहां पर क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो यहां देखा करोगे वो घटाया है कि जोड़ा है, तो जोड़ने पर, अगर जोड़ने पे तो जोड़ने पे, घटाने में तो घटाने में, ऐसा। अगर मान के चलिए आप ऐसा लिख लेते हैं m/5 + 3 = 2। अब ये कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, किसी संख्या के 5वें भाग में, किसी संख्या के 5वें भाग में 3 को जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है।
है ना इजी। तो बस हमारे चैप्टर के अंदर आपको यही सारी चीजें दिखने वाली है और इन्हीं को ही आपको करना है और आपको सॉल्व करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको इसी तरह से क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे, बट आपको करना क्या है, आपको बस क्वेश्चन के अंदर देखना है और अच्छे से उसको समझना है। चलिए एक एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपके सामने कि अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आप उसको कैसे लिखेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे रामू के पिताजी की आयु है ना, रामू से 3 गुना और 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है रामू के पिताजी की आयु 50 वर्ष है, तो रामू की आयु ज्ञात कीजिए। तो रामू की आयु ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान के चलिए आपके सामने समीकरण आया है, अब आपके सामने ये वर्ड आया है, अब आपको क्या लिखना है, रामू के पिताजी की आयु, रामू से 3 गुना, ठीक है, रामू से या रामू की आयु के 3 गुना और 5 वर्ष अधिक है, तो रामू के पिताजी की आयु 50 वर्ष है, तो रामू की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना रामू की आयु, हम लिख लेंगे माना रामू की आयु y वर्ष है, ठीक है, माना रामू की आयु y वर्ष है, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पर प्रश्न अनुसार रामू की आयु और यहां लिखेंगे पिताजी की आयु, ठीक है ना। तो देखिए रामू की आयु तो हमने y मान ली थी, पिताजी की आयु थी 50। अब देखिए कि रामू के पिताजी की आयु रामू की आयु के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। यह बन गया समीकरण, ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया, अब समीकरण के बाद यहां पर अब इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। बस आप क्या करोगे, 5 को उधर ले जाओगे तो 45 आ जाएगा, और जब y से उसको माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा, तो यहां पर 3 से भाग देने पर 15 आ जाएगा, तो रामू की आयु कितनी हो जाएगी, 15। हमने क्या करा, हमें जो कथन दिया था इस कथन को हमने समीकरण में बनाया। तो यहां पर जो छोटे छोटे कथन दिए हैं ना, ये जो छोटे छोटे कथन दिए हैं, यही कथन आपके समीकरण बनाएंगे, और जब समीकरण बन गया तो उनको हल करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे हम अपने क्वेश्चन को टर्न करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक और बचा है, जो कि बहुत जल्दी वो भी खत्म कर लेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा समीकरण हल करना। समीकरण को हल कैसे करेंगे अब हम वो सीखेंगे। वैसे हम ये सीख तो चुके हैं, पर अब हमको ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी तरह से रहेंगे, समीकरण हल करना रहेंगे। जैसे ये समीकरण दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3n + 7 = 25 लिखा रहेगा। तो आप ये जो सबसे पहले क्या करोगे, पृथक करोगे। पृथक मतलब कैसे, चर को अचर से अलग करोगे, तो वो धीरे धीरे अलग होता है, एकदम से अलग नहीं हो जाता है। पहले क्या करेंगे, 3n है, पहले आपके सामने ये +7 दिख रहा है, आप सबसे पहले इसको यहां भेज दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 25 में से 7 को घटाएंगे तो 15 में से 7 को घटाएंगे, तो 15 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहां पर आ जाएगा, वो सॉरी 8 आएगा, ठीक है, और यहां हो जाएगा 18, ठीक है। 15 में से 7 को घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। अब उसके बाद n बराबर कितना हो जाएगा, 18/3, तो 3 छंग 18। तो यहां हमारा हो गया समीकरण सॉल्व। और हमने पृथक भी कैसे कर लिया, एक एक करके, पहले प्लस को भेजा। ध्यान रखना कभी भी 3 को डायरेक्ट उधर मत ले जाना, कब जाएगा ध्यान रखना, ये स्टेप अलग है। अगर ये ऐसा रहता, अगर ये ब्रैकेट के पास ये गुणा में होता तब मैं 3 को नीचे भेज सकता था, लेकिन ये ऐसे कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसे कभी भी नीचे नहीं जाएगा कि आपने इसको उधर भेज दिया। ध्यान रखना
ये ऐसे कभी भी नीचे नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो ये रूल के विरुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं भेजना है, जब तक ये ब्रैकेट में नहीं होगा फिर इसको इससे नीचे भेजना, ठीक है ना। एक एक करके चीजें जाती हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं चली जाती हैं। तो ये समीकरण हल ऐसे होता है, जैसे आपका ये दिया हुआ है, यहां पर समीकरण को हल करना है। कैसे करेंगे, यहां पर दिया है 2p - 1 बराबर 23 है, 23 है। अब क्या करेंगे, -1 को उधर भेज देंगे तो 2p बराबर कितना हो जाएगा, 23 + 1, माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो गया, तो 2p बराबर कितना हो गया, 24 हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 24/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो p बराबर कितना आ गया, 12। यहां पर p का मान आ गया, चाहो तो p का मान वापस से यही रख दो, है ना। जैसे ही क्या लिखा हुआ है, 2p - 1 बराबर 23, तो हो जाएगा 2 × 12 - 1 बराबर 23, तो 12 दूनी 24 - 1 बराबर 23, तो ये हो जाएगा 23 बराबर 23। ये हो गया आंसर। तो याद रखना, यहां हमारे दोनों जो पक्ष हैं वो हमने बराबर कर लिए, हमारे समीकरण को हल कर लिया, और यहां पे समीकरण को हमने दोनों पक्ष बराबर बता दिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो यहां पर इसमें भी कर सकते थे और इसमें भी कर सकते थे। इस तरह से हमारा समीकरण हो जाता है, बनाना, उसको हल करना, पृथक करना, सारी चीजें हमने समीकरण बनाने के अंदर सीख ली। और इंट्रोडक्शन के अंदर जितनी भी चीजें थी वो सब हमने यहां पे कवर करी। आप देख लीजिएगा, चैप्टर के अंदर भी सारी आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। तो बस आप लोगों को करना क्या है, बस अपना फटाफट जब चैप्टर स्टार्ट करो और आपको सारे बेसिक्स डाउट तो आपके क्लियर हो चुके हैं और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। पर बने का रहना है आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।